केपी ओली जिनकी सरकार सबसे लंबी चली, अब उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। आगे क्या लगता है कौन से चेहरे निकलकर सामने आ सकते हैं? ये वाकई हर्षा जी काफी दुविधा वाला सवाल है। क्योंकि आम तौर पे देखा है कि ऐसी जो जिस मूव में असंतोष होता है उसके पास विजन नहीं होता है। कर्नल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि दरअसल अमीर और गरीब की खाई काफी बड़ी है। और खासकर जो अमीर लोग हैं वह सत्ता का जो इस्तेमाल है वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, तो यह तो तय है। पर यह जो मूव है इसमें क्योंकि कोई विजन नहीं है, तो श्रीलंका में यह देखा कि वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर बैकडोर से वही लोग वापस आ गए जो किसी जमाने में सत्ता में थे। तो बांग्लादेश के जो लोगों ने उससे सीख ली और उन्होंने बिल्कुल ही जो सत्ता के नए लोग थे उनको सत्ता का दावेदार बनाया। और बांग्लादेश में पता चला कि जिनको सत्ता मिली वो खुद अवसरवादी हो गए और वो पुराने हिसाब किताब ठीक करने में लग गए। तो जनता की तरफ उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। अब ये नेपाल तीसरा एक्सपेरिमेंट है जहां की चीजें किस तरीके से टर्न लेती है, यह देखना होगा। पर मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में भारत सरकार को सक्रिय भूमिका निभाते हुए ये नेपाल की जनता को पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहिए कि वो उनके साथ है और वो उनकी हक की लड़ाई के साथ है। हर्षा जी। बिल्कुल। इसी बीच हमने देखा संजीत जी कि चीन की चुप्पी पर भी तमाम सवालात खड़े हो रहे हैं। क्या लगता है चीन का क्या रुख रहेगा इसको लेकर? देखिए, चीन का जो है, चीन मुझे लगता है चीन शॉक में चला गया, क्योंकि ओली साहब जिस तरीके से चीन के जो है क्लोज जा रहे थे, चीन की सब बातें सुन रहे थे, भारत के खिलाफ हो रहे थे और चीन के साथ जा रहे थे। ये सब जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये चीन का अभी तक कोई कमेंट नहीं आया, क्योंकि उनको पता नहीं लग रहा कि ये इतनी अचानक से कैसे हो गया। क्योंकि किसी भी देश के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसी, वो तो है ही है, इंटेलिजेंस एजेंसी जो है नेपाल में बुरी तरह फेल हो गई कि उनको ये भी नहीं पता लगा कि ये जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है ये इस हद तक बढ़ जाएगा। हर देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है, जैसे हिंदुस्तान में हमारी आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट को बताती रहती है टाइम टू टाइम के कहां पर क्या लोगों में आक्रोश है, क्या रोष है। लेकिन ये इनको नहीं पता लगा, तो इसका मतलब है चाइना को भी पता नहीं लगा। और ये जो है इस वजह से चाइना चुप है। लेकिन आने वाले समय में चाइना जो है पूरी कोशिश करेगा। अगर ये पता लग जाता है कि ये अमेरिका की डीप स्टेट की वजह से हुआ है, सीआईए ने किया है, तो इसमें नेपाल में जो भी गौ सरकार आएगी, अगर वो प्रो चाइना सरकार नहीं आई, तो मुझे लगता है कि चाइना जो उस सरकार को भी स्टेबलाइज नहीं होने देगा। तो ये अब देखना है कि ये चाइना और अमेरिका के बीच में, अगर ये इन दोनों के केस में नेपाल में दोनों इन्वॉल्व हैं, तो आने वाला समय बताएगा कि स्टेबिलिटी होती है कि नहीं होती। क्योंकि अमेरिका तो दूर से बैठ के ये सब करा रहा है, चाइना के साथ तो नेपाल का बॉर्डर लगता है। तो अगर कोई भी सरकार आती है जो एंटी चाइना होगी, उसके लिए स्टेबिलिटी लाना बड़ा बड़ा मुश्किल है। हर्षा जी। बिल्कुल अरविंद जी, 2008 में राजशाही खत्म हुई थी। अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो क्या लगता है कि राजशाही भी वापस आ सकती है? हर्षा जी, उम्मीद है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। मैं आपके प्रश्न को ठीक से सुन नहीं पाया, पर मैं अंदाज लगा सकता हूं कि आपने क्या पूछा था। तो इसका जवाब यही है कि जहां तक अगर डीप स्टेट का भूमिका का प्रश्न है, तो मुझे अमेरिका की भूमिका इसमें काफी कम लगती है। हो सकती है, पर संभावना कम इसलिए है कि अमेरिका की अभी जो प्रायोरिटी है वो साउथ एशिया नहीं है। उसकी प्रायोरिटी दरअसल वेस्टर्न, जो वेस्ट एशिया है वह है, खासकर इजराइल और जो गल्फ कंट्रीज जो आपस में उलझ रहे हैं। तो अमेरिका की पहली प्राथमिकता वो है। दूसरी प्राथमिकता दरअसल साउथ चाइना सी है, और फिर तीसरी उसकी रूस इत्यादि देश हैं। तो ये तमाम चीजों के कारण ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिका अपना एक और पांव दक्षिण एशिया में फंसाएगा। चीन की संभावना इसलिए कम लगती है कि जो केपी ओली साहब थे वो वैसे ही चीन समर्थक बने गए हैं, और चीन वह सब कुछ पा रहा था जो उसे पाना चाहिए। तो ऐसी हालत में चीन की वहां भूमिका बिल्कुल होना लाजमी लगता नहीं है। और भारत भी इस संदर्भ में, भारत की भूमिका इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि भारत एक अस्थिर नेपाल को कभी पसंद नहीं करेगा। क्योंकि श्रीलंका में अस्थिरता के बाद में भारत को वहां बहुत सारा रुपया देना पड़ा है। बांग्लादेश में जो भारत को राजनीतिक समर्थन मिल रहा था वह खोना पड़ रहा है। तो भारत के लिए तो किसी भी लिहाज से ऐसे आंदोलन ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि यह हो सकता है कि एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन हो, पर अब धीरे धीरे इसकी बागडोर
काफी शातिर लोगों के हाथ में जा रही है, क्योंकि एयरपोर्ट पे कब्जा करने की कोशिश या कि मंत्रियों के घरों पे हमले और पार्लियामेंट पे हमले ये केवल योजनाबद्ध तरीके से ही हो सकते हैं, एक मूव ऐसा नहीं कर सकती है। हर्षा जी। बिल्कुल। संजीत जी, यहाँ पर नए नेतृत्व की तलाश में बालेन शाह का नाम सबसे ऊपर निकलकर सामने आ रहा है और बालेन शाह, बहुत दिलचस्प बात है कि एक रैपर भी रहे हैं। उन्होंने अपने तमाम गानों से लोगों को इन्फ्लुएंस किया था, भ्रष्टाचार को यहाँ पर बार बार उजागर किया था। क्या लगता है वो इस नेतृत्व के लिए अभी तैयार हैं? बिल्कुल, वो हो सकता है तैयार हो, क्योंकि वो ऑलरेडी मेयर है काठमांडू के और वो रैपर है, पढ़े लिखे हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में उन्होंने पूरी अपनी जो है एमएससी या पीएचडी की हुई है। और उनका, क्योंकि वो देखिए, जो भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, चाहे वो रैपर हो, चाहे वो ब्लॉग वाले हो, चाहे कोई भी हो, उनका इन्फ्लुएंस काफी होता है, क्योंकि वो काफी लोगों से, लाखों लोगों से जो है जुड़े होते हैं। तो इसलिए वो जो बोलते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब ये शुरू में आंदोलन शुरू हुआ था तो उन्होंने फेसबुक पे अपना पूरा सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि मैं अगर 28 साल का नहीं होता तो मैं भी आपके साथ खड़ा होता, और मैं जो है मैं सुनना चाहता हूं कि आपकी प्रेरणा क्या है, आप जिंदगी में चाहते क्या हैं। तो वो उन्होंने कहा था। लेकिन अब जब ओली साहब ने रिजाइन कर दिया तो उन्होंने फिर फेसबुक पे जो मैसेज दिया है इनको क्रांतिकारी जो प्रोटेस्टर्स हैं कि आप लोग अब शांत हो जाइए, आप अपने अपने घर चले जाइए, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दिया, आगे आने वाले समय का इंतजार कीजिए। तो मुझे लगता है वो भी एक चेहरा है। दूसरा जो चेहरा है वो जो है पुराने मिनिस्टर रह चुके रवि लम्बचैया, ये भी जो है एक तरह के इन्फ्लुएंसर हैं, ये भी उस पे जो है यूट्यूब पे आते रहते हैं, तो इनका भी काफी प्रभाव है। और तीसरा नाम जो सुन रहे हैं हम वो सुदन गुरुंग का है। सुदन गुरुंग जो है एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है हामी नेपाल, उनका भी रोल जो है इसमें आंदोलन में देखा गया है। तो मुझे लगता है कि इन तीन जो लोग के मैंने जो नाम लिए ये काफी इन्फ्लुएंसर है। तो आने वाले समय में पता लगेगा कि किसको जो है ये आगे बढ़ाते हैं, कि किसको कहते हैं कि आप जो है इंटीरियम गवर्नमेंट बनाइए, क्योंकि सरकार तो आपको केयर टेकर या इंटीरियम गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, क्योंकि जितने दिन फौज रहेगी उतने दिन जो है इस चीज के लिए, किसी भी देश के लिए फौज अगर फिलहाल जो हालात बने हुए हैं यहाँ पर नए नेतृत्व की बेहद ज्यादा जरूरत, लेकिन ये हालात अभी आगे बद से बदतर होते हैं या फिर संभाल लिए जाते हैं, स्टेबलाइज कर लिए जाते हैं, ये देखने वाली बात।